गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में बायोकेमिस्ट्री का पढ़ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल्स पढ़ चुके हैं। फर्दर अब हम लोग को जो पढ़ना है ग्लाइकोलाइसिस, दैट मीन्स उसी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है। और अगला टॉपिक है हम लोग का ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें कि टीसीएस साइकिल आता है। तो वही हम लोग को पढ़ना है। तो पहले टीसीएस साइकिल से जानना जरूरी है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। इसी का आधार पर टीसीएस साइकिल है जो हम लोग को अभी जानना है। इसी तरह आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा टीम को भी उत्साहित बने रहे और आपके लिए नया नया वीडियो को लाते रहे। तो पहले ग्लाइकोलाइसिस को आज हम लोग जानेंगे। तो क्या है ग्लाइकोलाइसिस? तो देखिए, ग्लाइकोलाइसिस लिखें कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। यानी ग्लूकोज का टूटना, यानी ग्लूकोज टूट के जो पायरुवेट एसिड बन रहा है, यानी पायरुवेट बन रहा है, तो बन जो रहा है वो एंजाइम के मदद से बन रहा है। कुछ स्टेप है इसका, उसी प्रोसेस से बन रहा है। ये प्रोसेस का बनना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। इसलिए कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, दैट मीन्स एंजाइम का जरूरी है। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमको एंजाइम का होना जरूरी है, तब यह कन्वर्जन होता है। तो उसी को हम लोग प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे, सिंपल वर्ड में कह सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस वर्ड जो है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। तो ग्लाइकोज और लाइसिस, देखिए किसी भी वर्ड के अंतिम में अगर लाइसिस वर्ड अगर देख रहे हैं, चाहे एनाटॉमी फिजियोलॉजी किसी भी जगह में अगर आप देख रहे हैं लाइसिस, दैट मीन्स टूटना। तो यहाँ पे आपका ग्लाइकोलाइसिस है, यानी ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है, यानी ग्लाइकोज का मीन्स होता है शुगर। तो जब शुगर का ब्रेकडाउन होगा तभी उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। स्प्लिटिंग मतलब टूटना, कोई चीज़ ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, उसका सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटता है, तो इसी को कहते हैं लाइसिस। ठीक है, यानी ग्लूकोज जब टूटेगा तो इसी को कहेंगे क्या? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसमें हम लोग को मेन कुछ पॉइंट जानना है ग्लाइकोलाइसिस का। तो इट इज आल्सो नॉन एज ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग ईएमपी के पाथवे के नाम से भी जानते हैं। क्यों? देखिए, ईएमपी पाथवे इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि ये तीनों जो साइंटिस्ट है, ये तीनों मिलके खोज किया था ग्लाइकोलाइसिस का, इसीलिए इस तीनों साइंटिस्ट के नाम पे पड़ता है। तो तीनों साइंटिस्ट में ईएमपी में कौन आता है? तीसरा आपका इम्पेडेंस साइंटिस्ट का ही नाम था, उसका मेयरहॉफ था और पार्नस था। ये तीनों साइंटिस्ट मिलके खोज किए थे, इसीलिए इसका नाम है ईएमपी पाथवे भी नाम है। ठीक है, उसके बाद इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये कहाँ पे? यानी कोई भी सेल जो है उसका लिक्विड जो पोर्शन होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो वही साइटोप्लाज्म में ये जो रिएक्शन चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चलेगा आपका, वह साइटोप्लाज्म में चलेगा, वह सेल का साइटोप्लाज्म में ही चलता है। तीसरा पॉइंट हम लिखे हैं, इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन रिस्पायरेशन। एनारोबिक कहने का मतलब दो वर्ड आता है, एनारोबिक और एरोबिक। एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक प्रोसेस चलता है, और जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहता है तो एरोबिक प्रोसेस होता है। तो ये दोनों वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, एनारोबिक और एरोबिक। एनारोबिक मीन्स विदाउट, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बस यही दिमाग में रखना है। तो इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, उसमें रिस्पायरेशन का एक ओनली प्रोसेस है, यानी वह ऑर्गेनिज्म जो रिस्पायर करेगा तो वह ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से ही करेगा। ये ओनली उसका रिस्पायरेशन। देखेंगे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप क्या है। ये जो स्टेप है इसका, वह स्टेप को हम लोग जानेंगे पहले। तो ग्लाइकोलाइसिस दैट मीन्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ग्लूकोज का टूटना पायरुविक एसिड में, उसी को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो देख रहे हैं फर्स्ट में हमने लिखा है ग्लूकोज, और यहाँ अंतिम में हमारा प्रोडक्ट जो बना है वह है पायरुविक एसिड, जो आपको पहले भी लिखा चुके हैं। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक आना, ये है ग्लाइकोलाइसिस। अब ये किस तरह से हो रहा है उस चीज को हम लोग को जानना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो पहले देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो होता है वह 6 कार्बन यूनिट का बना रहता है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यानी 6 कार्बन से बना रहता है। तो ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन होता है, यानी टूटता है
का 6 नंबर कार्बन पे जो है एक फॉस्फेट का एडिंग होता है, इसलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और कोई भी चीज को आप लोग जानते हैं कि तोड़ने या एडिंग करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा एनर्जी। तो ऑटोमेटिक आप फॉस्फेट का लिंक कर रहे हैं तो आपको एनर्जी जरूरत पड़ता है। तो एटीपी, एटीपी मीन्स होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट और एडीपी हुआ एडिनो डाइफॉस्फेट, यानी एनर्जी का फॉर्म है ये दोनों, ठीक है। यानी एटीपी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं तब जाके हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। और इसमें जो एंजाइम लग रहा है वह है हेक्सोकाइनेज। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जहां पे भी ASE वर्ड लग रहा है वर्ड के अंतिम में वह एंजाइम है। 90% चांस रहता है कि वह वर्ड जो है यानी वह चीज जो है वह एंजाइम है, ठीक है। उसका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका बन जाता है क्या, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब मान लीजिए सेम चीज है पर यहाँ पे क्या कन्वर्जन हुआ है, सिर्फ ग्लूकोज से फ्रुक्टोज हुआ है, वो भी 6 यूनिट कार्बन है, यह भी 6 यूनिट कार्बन का ही होता है। इसीलिए आइसोमेरेज मतलब होता है उसका कन्वर्जन यानी चेंज होना, पलट जाना। इसीलिए ग्लूकोज से क्या बन गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, यानी फ्रुक्टोज में जहां पे आप देख रहे थे 6 नंबर पे फॉस्फेट का एडिंग था, वही चीज अब जो है 1 नंबर फ्रुक्टोज यानी 1 नंबर कार्बन पे भी किसका एडिंग हो गया है, फॉस्फेट का। इसलिए बाइफॉस्फेट हो गया यानी 20 फॉस्फेट, यानी डबल हो गया, इसलिए 20 फॉस्फेट हो गया। और एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, दैट मींस एटीपी का इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये जो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट है, ये दो पार्ट्स में आपका टूटता है। एक है ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। तो ये दोनों आपका टूटता है, फर्दर दोनों जो अपना प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करता है। तो देख रहे हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वह ट्रिफॉस्फेट जो है वह 3 कार्बन का रहता है, और आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटिल फॉस्फेट यह भी 3 कार्बन का, यानी 6 कार्बन जो है आपका वह टिट के 3 कार्बन में आ गया, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम लोग फर्दर देखते हैं। तो क्या होता है इसमें जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट से जो है ये फिर फर्दर आपका बनता है क्या 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या बन जाता है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है, ठीक है। उसमें भी इसी तरह एनर्जी देने का फॉर्मेशन होता है, Na+ से बन जाता है क्या NaDH+, यानी हाइड्रोजन आयन का जो है इसमें एडिंग होता है, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसके आगे फर्दर स्टेप देख रहे हैं 1,3-बिस-फॉस्फेट, वही चीज ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसमें जो है 1 नंबर से तुम्हारा फॉस्फेट का लिंक हट रहा है, इसीलिए एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। वहाँ लिंक कर रहे थे इसलिए एनर्जी जरूरत पड़ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा फॉस्फेट का हट रहा है तो एनर्जी ऑटोमेटिक रिलीज होगा। तो एडीपी से क्या आ जाएगा एटीपी, तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया 3 कार्बन का। उसके बाद जो है 2-फॉस्फोग्लिसरेट, दैट मींस यानी 2 नंबर ऑफ कार्बन पे क्या आएगा फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट से बन जाएगा फिनोल पायरुवेट, यह भी 3 कार्बन होगा, ठीक है। फॉस्फोफिनोल पायरुवेट से फिर आपका बनेगा पायरुविक एसिड, दैट मींस फिर यहाँ पे आपका एटीपी का प्रोडक्शन होगा। ये 2 स्टेप जहाँ है जहाँ एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, एक 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा तब, और दूसरा है फॉस्फोफिनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनेगा तब। ये दोनों कंडीशन में एटीपी का प्रोडक्शन होगा। और आपको बताना है कि टोटल एटीपी का कंजप्शन कितना हुआ है और कितना नेट प्रोडक्शन हुआ है एटीपी, आप लोग को कमेंट में बताना है। और इसी तरह आप लोग को धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो के लिए कंटिन्यू बने रहें, थैंक यू।